नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप सभी लोग आ चुके हैं और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आने के लिए। तो आज हम लोग जो टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे वो 2 क्लास का टॉपिक रहेगा। मतलब 2 क्लास मतलब है कि क्लास 9th भी पढ़ रही है और क्लास 10th भी पढ़ रही है। तो दोनों क्लास के बच्चे हमारे साथ हैं, क्लास 9th के भी हैं और क्लास 10th के भी हैं। तो कुछ ऐसा टॉपिक मैंने सोचा कि ले लेते हैं जिससे दोनों क्लास का भला हो जाए, दोनों क्लास में कुछ ना कुछ चीजें मिल जाए। तो क्योंकि हम लोग को क्लास 10th का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नाम है लाइट, और दूसरा चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना है। मैंने अभी नाम लिया दूसरे चैप्टर का, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरीके से क्लास 9th के में अगर आप देखेंगे तो मोशन कंप्लीट हो चुका है। मोशन के बाद मैंने सोचा था केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो उसी से ही कुछ रिलेटेड बेसिक्स बताऊंगा आपको कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का जो सबसे छोटा कण होता है वो क्या कहलाता है, चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़नी होती हैं, इसलिए मैं फिर से उसको बताऊंगा और आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। तो जितने लोग सबसे पहले आ चुके हैं सबसे पहले अपना नाम लिख दें। मैं भी एक बार सबको हेलो बोल देता हूं। चलिए ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो आज टॉपिक है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो फिजिक्स भी है। तो फिजिक्स भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम लोग, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, दोनों का मिक्सचर रहेगा। हम लोग फिजिक्स क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चार्ज, टॉपिक का नाम है चार्ज, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सबको पता होनी चाहिए ये सब छोटी छोटी बातें। तो हम लोग उन्हीं को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। केमिस्ट्री की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट जब आप किसी नॉन मेटल की देखेंगे, नॉन लिविंग थिंग की, मेटल की नहीं, नॉन लिविंग थिंग की, तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग की, चाहे वो कुछ भी कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे लिविंग थिंग होती है, कोई भी चीज जीवित है तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रॉबर्ट, वो कहलाती है सेल। और सेल का आविष्कार किसने किया था, सेल का आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक ने। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि चलिए छोड़िए उसको, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाद में कभी बताया जाएगा। लेकिन नॉन लिविंग थिंग की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो क्या कहलाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो कहलाती है दैट इज एटम। क्या कहलाती है, एटम, ATOM, एटम। एटम को कहते हैं परमाणु या अणु भी कहते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें भी महर्षि कणद हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज बताई हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी हैं एटम से रिलेटेड। चलिए ठीक, उस पर हम लोग को नहीं जाना, लेकिन हम लोग को कहाँ जाना है, हम लोग को जानना है कि एटम क्या होता है, जब एटम जुड़ता है तब क्या बनता है, जब दूसरी चीज जुड़ती है तो क्या बनती है। तो देखिए, एटम सबसे छोटी यूनिट होती है। जब 2 एटम या 2 से अधिक एटम जुड़ते हैं तो क्या बनता है, तो हमारे पास बनता है मॉलिक्यूल। अब कोई बात ना करे, ठीक है, बस हो गया, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, बहुत हो गया, ठीक है। हमारे पास वैसे भी मैसेज देर में आता है और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग को मैसेज भी करता रहूं। तो अब जब पढ़ाई होती है तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, बातचीत बाद में हम टाइम देंगे, उसका भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। पूछेंगे क्वेश्चंस, आप तब आंसर दीजिएगा, अभी मत कुछ बोलिए। तो एटम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल होती है, ठीक है। और मॉलिक्यूल, एटम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जब कई सारे मिलते हैं, कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है एलिमेंट, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी इकाई है वो उसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी यूनिट को क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग की, नॉन लिविंग थिंग की, तो वो कहलाती है एलिमेंट। और सबसे छोटी यूनिट ऑफ, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड एटम। अब इसकी बात करें तो हम लोग एलिमेंट, सबसे पहले एटम देख लेते हैं, पहले एलिमेंट नहीं देखेंगे। देखिए, ये चीज तो बताई डाल्टन ने, ये चीज किसने बताई थी, डाल्टन ने। इसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने बताया कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है। तो डाल्टन तो ये बता चले गए, इन्होंने कहा जो एटम है उसको इंडिविजिबल है, उसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, वो इंडिविजिबल है। लेकिन एटम क्या करता है, एटम टेक्स पार्ट इन एवरी केमिकल रिएक्शन। एटम क्या करेगा, हर केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता रहेगा। लेकिन बाद में और कुछ साइंटिस्ट आते गए, जैसे जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, जेम्स चैडविक आए, और बहुत सारे साइंटिस्ट, गोल्डस्टीन आए, सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी, सबने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए, मॉडल्स दिए। तो उससे हमको पता चला कि जो एटम है असलियत में वो इंडिविजिबल नहीं है, एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो जब एटम्स को डिवाइड किया गया तो उसमें से सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकले,
क्लास 10th के सभी लोग पढ़ रहे होंगे, जरूर लिख के दें कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। और मैं इस चीज को गारंटी के साथ बताता हूं कि जितने मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताऊंगा उतने सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपने शायद सुने भी ना हो। तो चलिए देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है। तो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन। मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं, एक एक करके बताऊंगा, एक एक करके डिस्कस करूंगा। अब आप आगे बढ़िए, बस हो गया जितना लिखना था। तो इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका चार्ज कैसा होता है, मैंने यहाँ चार्ज लगा दिया है। अब यही चार्ज हम लोग को पढ़ना होता है किसमें, फिजिक्स में। ठीक है, क्लास 10th की फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसी चार्ज को पढ़ना है, इसी चार्ज के फ्लो को पढ़ना है, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जल्दी से बताइए सब लोग। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है किसने, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। क्यों, हम सही बता रहे हैं? चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। अगर हमने गलत बताया तो आप लोग उसका सही जवाब जरूर बताइए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखा जाएगा। चार्ज क्या होती है, चार्ज एक सबसे छोटी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज। ठीक है, और चार्ज कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक ये मान लीजिए इबोनाइट रॉड है, ये क्या है, ये मान लेते हैं कि इबोनाइट की रॉड है। और हमारे पास एक सिल्क का कपड़ा है, तो सिल्क का कपड़ा मान लीजिए कपड़ा है, ये मान लेते हैं सिल्क का कपड़ा है। हमने किया कि हमने इसको रब किया। जब रब करेंगे, जब इसको मान लिया ऐसे रब किया तो क्या होता है, एक चीज देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखा। ये हमने नहीं देखा था, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फिनोमेना देखा था। क्या देखा था कि इस पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डेवलप हो गई और इस पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। कैसे देखा, उन्होंने दो इबोनाइट की रॉड ली, इस तरीके के दो लिए। पहले इसको रगड़ा, ठीक, फिर इसको उठाया और इसको ऐसे ऐसे रगड़ा। फिर क्या किया, फिर दोनों को पास में लेके आए तो क्या देखा, दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। रिपेल क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो चार्ज इस पे आया, ठीक है, जो चार्ज इस पे आया वही चार्ज किस पे आया, इस वाले दोनों इबोनाइट रॉड पे सेम चार्जेस आ गए, तो उन दोनों ने आपस में क्या किया, रिपल्शन किया, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हुआ। लेकिन अगर इसको साथ में लाके देखा तो क्या हुआ, दोनों में अट्रैक्शन हो रहा था। ये चीज हम लोग बचपन में करते भी थे, आप भी शायद करते हो अभी। जब बाल में स्केल रगड़ी जाती है तो क्या देखा जाता है कि छोटे छोटे से पेपर के पीसेस भी वो उठा लेता है। कितने लोगों ने ये चीज करी है क्लास में या बाहर, वो तुरंत यस लिख के बताएं हमको। चलिए ठीक, थोड़ा सा पंखा चला ले, बहुत गर्मी है। तो पंखा चल गया है, अब अच्छा है। तो अब आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे भी हमने देखा निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, जे थॉमसन ने करी। आपको समझ में आया होगा चार्ज क्या होता है। तो जो निगेटिव चार्ज आया था उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव चार्ज आया था जिस भी चीज पे, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अभी बताऊंगा प्रोटॉन क्या होता है। ये सब कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये सब प्रेजेंट होंगे एटम में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं। ये क्या है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल जो पहला है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखा जाए तो कैसा होता है, निगेटिव। लेकिन आपसे वैल्यू अगर पूछी जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज, तो आप वैल्यू बताएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन था तो चार्ज भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ हमने यूनिट नहीं लगाई, तो चार्ज की यूनिट आप लोग याद रखिएगा, बहुत यूज होने वाली है, वो होती है कूलम। कूलम होती है COULOMB, कूलम। मैं जितना बता रहा हूं तो कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कुछ लिख नहीं रहे होंगे, तो सब लोग एक कागज उठा लें या कोई कॉपी उठा लें अगर उनके पास है, तो वो साथ साथ लिखते भी रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके नोट्स बहुत अच्छे बनते रहेंगे। तो अगर इस पे मास देखा जाए तो ये तो हुआ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और मास की बात करी जाए तो मास क्या होता है, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, तो चार्ज का नेचर होता है नेगेटिव। वैल्यू क्या होती है चार्ज की, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास क्या होता है 9.1, किसका मास है ये, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चलिए ठीक, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आते हैं प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन क्या होता है,
प्रोटॉन क्या होता है इसके बाद हमको देखना है प्रोटॉन क्या होता है। तो प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डिस्कवर की बात करी जाए तो प्रोटॉन पहले मैं बता दूं इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसको P+ लिखते हैं। P मतलब प्रोटॉन और प्लस मींस पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी और नामकरण किसने किया था, ये दो अलग चीजें हैं। तो डिस्कवरी जो करी है वो गोल्डस्टीन ने करी है और जो नाम रखा है वो किसने रखा है, रदरफोर्ड ने रखा है। इसलिए जब भी प्रोटॉन की बात आती है तो जब डिस्कवरी पूछा जाएगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, हम लोग आंसर देंगे गोल्डस्टीन। लेकिन अगर नाम की पूछी जाए कि प्रोटॉन का नाम किसने रखा, हाँ जैसे आपका नाम रखा आपने आपके माता पिता ने, वैसे ही प्रोटॉन का नाम किसने रखा, तो देखा जाएगा रदरफोर्ड ने, क्योंकि दोनों ने मिलके इसकी डिस्कवरी करी थी। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्कवरर कौन था, गोल्डस्टीन था, और नामकरण किसने किया है, नेमिंग करी है रदरफोर्ड ने। चार्ज की बात करी जाए तो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे था वही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। आपने देखा था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव था, इस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी सेम, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप लोग कमेंट बॉक्स में अब हमको लिख के देंगे पूरा कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। इसके बाद मैं मास भी बताऊंगा, तब तक आप लोग लिखिए कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, उसके बाद आप लोग मास भी लिखिए कि मास क्या होता है, ठीक है। तो मास लिखिए जल्दी से, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। मैं आशा करता हूं कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। चलिए लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो अब मैं बताता हूं, इतना टाइम नहीं रुक सकते हम लोग। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन का मास हो गया। मैं फिर बता दूं कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि उनको सब कुछ आता है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जरूर इसको पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी शायद चीजें आपको मिलेंगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी। तो ये हमारी बात हो गई प्रोटॉन की। प्रोटॉन का हमने ये देख लिया कि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी है, प्रोटॉन पे चार्ज यूनिट आप लिख चुके हैं, तो यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, जैसे उसमें भी यूनिट क्या थी, कूलम थी। इस प्रोटॉन के बाद एक बहुत अच्छा, इस प्रोटॉन का काम क्या होता है, इस प्रोटॉन का काम आपको पता होना चाहिए। इस प्रोटॉन का काम होता है टू चेंज द एलिमेंट्स, चेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स, इंटरचेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को इंटरचेंज करने के लिए हम लोग प्रोटॉन्स को यूज करते हैं। एलिमेंट्स को चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास मान लीजिए सोडियम का एटम था, ठीक है, सोडियम के एटम में हम लोग ने एक नया प्रोटॉन डाल दिया, उसके न्यूक्लियस में एक और प्रोटॉन इंसर्ट कर दिया किसी तरीके से, कोई न्यूक्लियर मेथड है, उससे हम लोग जब उसको एंटर करवाते हैं प्रोटॉन को उसके न्यूक्लियस में, तो क्या होता है, एलिमेंट बदल जाता है। सोडियम किसमें बदल जाएगा, मैग्नीशियम में, अगर एक प्रोटॉन हमने बढ़ाया तो। ऐसे ऐसे करके हम लोग उसको बदल सकते हैं, उसके आइसोटोप्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसका काम किसका काम है, ये काम है प्रोटॉन का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन हम लोग ने पढ़ा। इसके बाद बात आएगी किसकी, इसके बाद बात आएगी तीसरी बात क्या कहलाती है, तीसरी बात आप लोग ने पढ़ी होगी जरूर, उसका नाम है क्या, अब एक था निगेटिव चार्ज, दूसरा था पॉजिटिव चार्ज, तो तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कैसा चार्ज, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब हो जाएगा कैसा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा किस तरीके का चार्ज, जल्दी बताइए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा न्यूट्रल, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। चलिए ठीक। अच्छा, एक चीज शायद मैंने गलत कर दी है, ऊपर जब आप देखेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन में मैंने 1.67 लिख दिया है, तो उसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, वो 1.6 है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, -27 kg। लेकिन न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो हमने वहां पे लिख दिया था। चलिए कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, बहुत ज्यादा दिल पे आप लोग मत लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जब बात करी जाएगी तो डिस्कवरी किसने करी है, तो चैडविक ने करी है, चैड। अभी मैं इसको तरीका भी बताऊंगा आपको याद करने का, क्या होता है तीनों को याद करने का। चलिए यही बता देता हूं पहले। तो ईंट होता है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। अब हम किसी को नाचने को नहीं कह रहे हैं कि वो नाचने लग जाए, ये तरीका है इसको समझने का। ये बचपन में हमको पढ़ाया गया था, हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया था, तो आप भी पढ़ लीजिए, आप भी कभी बताइएगा कि हमारे टीचर ने हमको बताया था कि ईंट पर नाच कुछ होता है। अब ये ईंट पर नाच है क्या, सबसे पहले जानना है। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक, टा से क्या हो जाएगा, थॉमसन। अब आपको याद रहेगा ना कि हमने जो आंसर लिखा था वो क्या था, सही था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है, थॉमसन ने। पा से क्या होता है, पा से होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात ना करी जाए, दोनों की बात करी जाए तो रदरफोर्ड ने करी है।
ठीक है, या इसमें अगर देखा जाए मेन तो कौन था, गोल्डस्टीन। तो पर से हो जाएगा प्रोटॉन और कौन है, रदरफोर्ड। लेकिन आपसे आंसर पूछाएगा तो आप गोल्डस्टीन भी लिखेंगे, डिस्कवरर पूछाएगा तो गोल्डस्टीन लिखेंगे, और वैसे पूछाएगा तो नामकरण तो रदरफोर्ड। नाच, ना से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। चा से क्या हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। तो ईंट पर नाच, तो इससे आपको शायद याद हो गया होगा। क्लास 9 के बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है, क्लास 10th वाले तो ये चीज को जानते हो। चलिए ठीक, अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन पे जब आपसे चार्ज पूछा जाएगा, ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे क्या पूछा जाएगा, चार्ज। तो अभी मैंने आपको बताया एक प्रोटॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला, दोनों आके टकरा भस्म हो गए। भस्म हो गए मतलब उस पर चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज क्या है इसका, न्यूट्रल है, नो चार्ज, नो चार्ज इज देयर ऑन ए न्यूट्रॉन, ऑन अ न्यूट्रॉन। एक और बात करी जाए मास की, तो अभी मैंने मास जो लिखा था वो असलियत में इसका मास था, और क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हमने सही लिखा है। अगर सही लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम आया था, हमने लिया था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने एक और चीज की डिस्कवरी करी है, तो मैं पहले आपको बता दूं। चलिए छोड़िए, उसको आगे बताएंगे, ठीक है, चिंता मत करिए, भी सब कुछ बताया जाएगा। याद दिला दीजिएगा कि रदरफोर्ड की बात करनी है, मैं उसको मिटाऊंगा नहीं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जिसको जिसको ये बात समझ में आ रही है पूरी, अभी तक जो लेक्चर समझ में आ रहा है, वो जल्दी से लाइक करे, ठीक है, लाइक भी करे और ये भी कहे कि यस सर समझ में आ रहा है और कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है। क्लास 9 वाले बच्चे को तो अभी तक बिल्कुल सब कुछ नया ही नया लग रहा होगा, क्लास 10th वालों को अब नया लगेगा, ठीक है। तो अब क्लास 10th वाले आ जाएं और क्लास 10th वाले बताएं कि वो सब चीजें जो पढ़ाई जाने वाली है, क्या उन्होंने वो चीज पढ़ी है। तो इसके बाद जो मैं अगली चीज बताने वाला हूं, वो अगला सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो कहलाता है पॉजिट्रॉन। क्या कहलाता है, पॉजिट्रॉन। ठीक, तो पॉजिट्रॉन क्या होता है ये समझ लीजिए। तो पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी की बात करी जाए तो पॉजिट्रॉन नाम से पता चल रहा है, पॉजी, पॉजी मींस पॉजिटिव, ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन। तो कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव पॉजिट्रॉन बोला जाएगा। तो इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे चार्ज कैसा होता है, तो इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। इसका मास क्या होता है, इसका मास वही होता है जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिस्कवरी किसने करी, जबकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जनरल नॉलेज आप लोग को थोड़ी तेज करनी चाहिए, तो इसका अगर पूछा जाए आपसे कि इसकी डिस्कवरी, क्योंकि उन तीनों की बताई तो इसकी बताएंगे। इसकी डिस्कवरी करी थी एंडरसन ने। किसने करी थी, एंडरसन ने, ठीक है। तो ये चीज शायद क्लास 10th के बच्चों को ना पता हो। आते हैं अगले। अब देखिए यहाँ पे आपने एक चीज बहुत जरूरी देखी कि प्रोटॉन जो है उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। अब समझिए कि एक पॉजिट्रॉन था, ठीक, एक पॉजिट्रॉन था और दूसरा क्या था, दूसरा इलेक्ट्रॉन था। जब दोनों मिले, जब दोनों क्या हुए, मिले, तो मिलके क्या हो गए, दोनों भस्म हो गए। भस्म होके मास भी पूरा खत्म हो गया। क्यों मास खत्म हो गया, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, तो दोनों मिले और दोनों पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलती है जिसको बोलते क्या है, जिसको बोलते हैं गामा फोटॉन्स। 2 गामा फोटॉन्स निकलते हैं। अब देखिए ये सब चीजें 10th वालों को नहीं पता होगी, ये बिल्कुल नई है, ठीक है। ये सब चीज मैं क्लास में से बताता नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे आज क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मैं बता सकता हूँ, क्लास में इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप लोग की नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं वही सब चीज बताऊंगा जो बाकी लोग बताते हैं तो फिर हम में और उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ज्यादा चीजें आप लोग सीखिए, हम यही चाहते हैं। तो 2 गामा फोटॉन्स की बात करी जाए, कब बनते हैं 2 गामा फोटॉन्स, जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मिलते हैं। जब दे बोथ बॉम्बार्ड विद ईच अदर, जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉम्बार्ड होते हैं, तब क्या बनता है, 2 गामा फोटॉन्स बनते हैं। गामा रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। अब ये फोटॉन क्या होता है, फोटॉन एनर्जी के पैकेट्स हैं, एनर्जी के छोटे छोटे से थैले हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो जो सूरज से रोशनी आती है वो किस फॉर्म में आ रही है, वो इन एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है। आपसे अगर पूछा जाए इन गामा फोटॉन्स की जो मास होती है, रेस्ट मास, इसका मास क्या होता है, मास होता है इसका 0। याद रखिएगा, फोटॉन्स का रेस्ट मास क्या होता है, 0।
लेकिन अगर आपसे इसकी वेलोसिटी पूछी है तो इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट के। तो आप लिख के देखिए, बताइए अब कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है जल्दी से। तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। अच्छा, बच्चों का कमेंट जब आता है तो किसी का बहुत पहले आ जाता है, किसी का बहुत देर में आता है, तो कुछ पता नहीं चल पाता उससे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जब देखेंगे तो हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, लेकिन अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात करी जाए तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है वो भी पता होना चाहिए। तो वो होती है 334 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये स्पीड होती है, फिर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे साउंड की स्पीड भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। चलिए वो सब चीजें बाद में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल आते हैं इस पे। तो आपने देखा नई चीज कुछ देखी कि पॉजिट्रॉन कैसा था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन था, मतलब इस पे चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन इसका मास किसके बराबर है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। डिस्कवरी किसने करी है? एंडरसन ने करी है। एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो 2 गामा फोटॉन्स बनाते हैं। फोटॉन क्या होता है? फोटॉन एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। एनर्जी के पैकेट्स का मास क्या होता है? उन फोटॉन्स का रेस्ट मास क्या होता है? तो रेस्ट मास होता है 0। और अगर वेलोसिटी पूछी जाएगी तो वेलोसिटी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? मैं आपको बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल बताऊंगा, इतनी जल्दी आज छोड़ने वाला मैं नहीं हूं आपको। ठीक है, तो जिसको जिसको धैर्य है, जो जो पेशेंस के साथ यहां बैठ सकता है वही बैठे, नहीं तो बाद में आइएगा आप आराम से। तो जिसको इसको बैठना है वो तुरंत यस सर लिख के भेजे कि सर मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंस है, मैं आपके साथ बना रहूंगा। और जितने लोग बने रहते हैं वो आखिरी तक कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही सीख के जाते हैं। चलिए ठीक, तो अगले सब एटॉमिक पार्टिकल पे आते हैं। आपने देखा पॉजिट्रॉन को, उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिनो की। किसकी बात करेंगे? न्यूट्रिनो की। ये असलियत में ये सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता। ये होता क्या है वो सुन लीजिए आप थोड़ा सा। पहले मैं बता दूं इसकी डिस्कवरी किसने करी है। इसकी डिस्कवरी पॉली ने करी है। पॉल जो है, आपने अगर टेकन 3 खेला हो तो उसमें एक पॉल होता है, ठीक है, तो वैसे ही पॉली है ये। तो पॉली ने किसकी डिस्कवरी करी है? न्यूट्रिनो की डिस्कवरी करी है। अब न्यूट्रिनो होता क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो एक ऐसी रे है, एक ऐसा पार्टिकल है जो तब निकलता है जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जो सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूक्लियर फिजन वाली रिएक्शन जब होती है तो उसमें से जो सब एटॉमिक पार्टिकल निकलता है दैट इज न्यूट्रिनो। ठीक है, हमको न्यूट्रिनो के बारे में बस इतना ही जानना था। इसके मास वास से कोई मतलब नहीं है, मास वास से सिर्फ होता भी नहीं है इसका, ना मास होता है ना चार्ज होता है, कुछ नहीं होता। नाम से पता चल रहा है न्यूट्रिनो है, तो न्यूट्रॉन की तरह है, लेकिन मास भी इसका क्या है? 0 है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 5 बता दिए मैंने, एक और पे आते हैं, इस रदरफोर्ड को भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद यही है। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो होता है पाई मेसॉन, ये हमको पढ़ना होता है। ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब ये एक जापानीज आदमी ने डिस्कवर किया था। उस जापानीज आदमी का आप नाम ढूंढिएगा और हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस लेक्चर के बाद कि वो क्या था। ये पाई मेसॉन देखेंगे तो ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई न्यूट्रल होता है। मतलब एक जो पाई मेसॉन होगा वो पॉजिटिव होगा, एक पाई मेसॉन नेगेटिव होगा और एक पाई मेसॉन जो होगा वो न्यूट्रल। मतलब ये 3 तरीके के और सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो टोटल जो आज हमने सब एटॉमिक पार्टिकल बताए आपको, वो बताइए कितने बताए। तो टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल हमने बताए हैं 6, ठीक है, 6 सब एटॉमिक पार्टिकल की हमने बात करी है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो इस आदमी की बात करेंगे। ये बहुत खास आदमी है। ये कौन है? दिस मैन, ये जो आदमी है, दिस इज कॉल्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहते हैं इनको? इनको बोलते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब पापा हैं। किसके पापा हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स के पापा हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के पापा हैं। एक बच्चे ने हमसे कल पूछा भी था कि सर आपने चैनल का नाम क्यों चेंज कर दिया? उसके पीछे भी कारण है, हमारे पापा हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल है ये उन्हीं के नाम पे है। तो मैंने सोचा कि नाम उनका ही चलता रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने अपना नाम गलती से लगा दिया था,
क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आप कौन हैं, ये वो चीज़ें बता रहे थे, तो हमने लगा दिया था अपना नाम। लेकिन ये समझ लीजिए अब चैनल का नाम कभी नहीं बदलेगा। तो जिस बच्चे को आना है इस चैनल पे वो सीधे यूट्यूब पे जाए, श्री SM सिंह करके नाम लिखे और आ जाए, तुरंत उसको दिखाई पड़ जाएगा। या सब्सक्राइब, और अगर आप सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें तो वो और अच्छी बात है। चलिए छोड़िए, उस पर हम लोग नहीं जाते ज़्यादा। तो आगे आते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको बोलते थे? रदरफोर्ड को बोलते थे। ये फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स क्यों है, ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखिए एटम क्या है, मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। तो देखिए ये एटम का सेंटर है, एटम मतलब परमाणु, परमाणु का ये क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? इस न्यूक्लियस की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। देखिए दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस आपको बायो में मिलेगा, बायो में जब न्यूक्लियस आता है तो उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। वहां पे आर से रॉबर्ट ब्राउन था, यहाँ पे आर से क्या है? रदरफोर्ड है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। ये न्यूक्लियस किसका है? ये न्यूक्लियस है एक एटम का। एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, दो पार्टिकल्स, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें पहला पार्टिकल कहलाता है प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल कहलाता है न्यूट्रॉन। देखिए इसके बाद क्या है, ये जो पार्टिकल, जो पूरा मास होता है किसी भी एटम का, जो पूरा मास होता है वो कहाँ भरा होता है? वो भरा होता है इसी न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास आपने क्या देखा था? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो ये बहुत छोटा मास है। हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या देखा था? 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ये देखा था। अप्रोक्सीमेटली यही देखा था दोनों का, एक 1.67 था किसका? न्यूट्रॉन का। अब आप बताइए कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? बता सकते हैं आप? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बड़ा है क्योंकि इस पर 31 लिखा है। यार समझो कि ये -31 है, और जब -31 है इसका मतलब वो ज्यादा निगेटिव है। और हमने बताया था कि जो चीज ज्यादा निगेटिव होती है असलियत में वो चीज ज्यादा पॉजिटिव होती है। तो ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो ये साइज क्या है? बड़ा है। और ये साइज किसका है? ये साइज है किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो ज्यादा जो मास होता है किसी भी एटम का, जो ज्यादातर मास है वो कहाँ पे भरा हुआ है? वो भरा हुआ है न्यूक्लियस में। इसीलिए जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है, अब ये डेंसिटी क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये सब चीजें ऐसी हैं जो क्लास 9th में भी हैं और क्लास 10th में भी हैं। आपको हर एक जगह मिलेंगी, आपको मैथ्स में मिलेगी, आपको केमिस्ट्री में मिलेगी, आपको फिजिक्स में मिलेगी, आपको बायो में भी मिलेगी। हर जगह आपको ये डेंसिटी मिलने वाली है। तो डेंसिटी क्या होती है जान लेते हैं। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा भगोना है, ठीक, उसमें हमने 1 लीटर पानी भर दिया, ठीक, एक भगोने में 1 लीटर पानी भर दिया। तो उस जो जगह जिसने उस पानी ने घेरी तो उसकी वहां कुछ डेंसिटी क्रिएट हो गई। लेकिन हमने दूसरे में क्या किया कि उसी भगोने में 10 किलो आलू भर दिया, या 10 किलो मान लेते हैं कोई सॉलिड भर दिया, 10 किलो का कोई बांट रख दिया उस पर, ठीक। आपसे पूछा जाए उतने स्पेस में बताइए किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो आप कहेंगे किसकी डेंसिटी ज्यादा है? तो डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। घनत्व, कौन चीज ज्यादा घनी होगी? तो ज्यादा घना पानी नहीं है, ज्यादा घना कौन है? सॉलिड है। तो एक छोटे से स्पेस में जो मास ऑक्यूपाई हुआ है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटे से वॉल्यूम में जो मास ऑक्यूपाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको एक और रूप में हम बताते हैं क्लास में हमेशा, कि मान लीजिए आपकी क्लास है, छोटी सी आपकी क्लास है या बड़ी सी आपकी क्लास है, कैसी भी आपकी क्लास है, उस क्लास में भी 20 बच्चे बैठे थे, 20 बच्चे और आ गए। बताइए किस केस में डेंसिटी ज्यादा होगी, किस में केस में घनी ज्यादा आबादी आ गई? तो किस केस में आ गई? जब 40 बच्चे उस क्लास में आ गए। जब 20 बच्चे बैठे होंगे तो कोई वहां बैठा होगा, कोई इस कोने में बैठा होगा, कोई बीच में बैठा होगा, ठीक है। लेकिन जब 40 बच्चे आ गए तो हो सकता है एक के ऊपर एक बैठ जाए, पैर लाद के बैठ जाए, है कि नहीं? ये सब चीजें तो होती हैं क्लास में, हम भी देखते हैं कि पता चला जाड़ा ज्यादा लग रहा था तो पड़ोसी ने क्या किया? दूसरे लड़के के ऊपर पैर लाद लिया। तो वो सब चीजें होती रहती हैं। चलिए ठीक, तो मतलब क्या हुआ? डेंसिटी हमारी बढ़ गई। तो आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए हम थे कहां पे और चले कहां पे आए, ये हमारी बहुत पुरानी आदत है। तो डेंसिटी की यूनिट जब देखते हैं तो डेंसिटी की मास किलोग्राम होता है, इसकी मीटर क्यूब होती है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी किसकी यूनिट?
डेंसिटी की। अब आपसे पूछा जाए डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, सॉलिड की या लिक्विड की या गैस की, क्योंकि हमको स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ना होता है। तो केमिस्ट्री में जब हम लोग पहला चैप्टर ये स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं तो इसमें डेंसिटी जरूर देखते हैं। तो सॉलिड में आपने देखा होगा सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास चिपके होते हैं। जैसे मान लीजिए वही क्लास है, उसमें 200 बच्चे बैठा दिए, अब क्या हो जाएगा, अभी तक पैर लादा था, अब पूरा शरीर लग जाएगा उसके ऊपर, हो सकता है 2-3 लोग एक के ऊपर लेट जाएं, है कि नहीं। तो वो सब चीजें जब आ जाएंगी तो उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा सॉलिड। वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा पूरा सॉलिड। पूरा घर जो है, पूरा जो क्लास है वो एक खचाखच भर चुकी है, सही है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं कि उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास जब लगे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉलिड बोलते हैं। मतलब पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और जब क्लोज हो जाते हैं बहुत ज्यादा तो उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जब पास में आ जाएंगे, इतना ज्यादा चिपक चुके होंगे तो उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल आता है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड बन चुकी होती है। अब 2 बच्चे बहुत पास में बैठ गए हैं, बिल्कुल चिपक गए हैं फेविकॉल की तरह, तो उनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड में ज्यादा होता है, ठीक है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैसेस में बिल्कुल ही कम होता है। गैसेस पहला वाला केस हो गया, 20 बच्चों वाला, एक वहां बैठा, एक यहाँ बैठा, एक बीच में बैठ गया। तो 4 के बच्चे मान लीजिए एक बड़ी सी क्लास बैठे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गैसेस। जिसका मन चाहे जहां चला जाए, बीच वाला जाए उसको वहां देखा है, इसको यहाँ देखा, इसको यहाँ देखा, जिसको जहां पे देखना हो जाके वो देखा है, तो वो किसका केस होगा, वो केस हो जाएगा गैसेस का। लेकिन सॉलिड में क्या, वो जो बच्चा है जो ऊपर बैठा है वो इधर उधर जा सकता है, तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वो उससे चिपक चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे डेंसिटी की। अब यहाँ देखिए न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करनी है हमको, तो ये न्यूक्लियस के बारे में आपको 2 बात बता देता हूँ कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है, अच्छा आप लोग को तो लग रहा होगा ये जो क्लास हो रही है ये बिल्कुल उसी क्लास की तरह हो रही है जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, जैसे आप लोग कहीं और जाते होंगे पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्लास हो रही है। इसीलिए मैंने इसको लाइव किया है। तो लाइव आया करिए, लाइव आएंगे तभी क्लास में मजा आएगा। बाद में आएंगे देखने के लिए तो क्लास में बराबर मजा उतना नहीं आने वाला, आएगा लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। तो सभी लोग अपने बच्चों से भी, अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनसे भी कहिए कि आए, क्लास अटेंड करें और बहुत सारी चीजें यहाँ सीखने को उनको मिलेगी। तो जब हम लोग न्यूक्लियस के रेडियस की बात करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस छोटा है, एटम से तो छोटा ही है, तो न्यूक्लियस का रेडियस होता है कितना, 10⁻⁻14 मीटर। 10⁻⁻14 मीटर। ये आप याद रखिएगा कि न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है, 10⁻⁻14 मीटर होता है। और अब अगर डेंसिटी की बात करी जाए तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इसकी होती है 10⁻17। कितनी होती है, 10⁻17। और यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये किसकी यूनिट है, 10⁻17। 10⁻17 इज द यूनिट, इज द डेंसिटी ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। सोचिए इतना ज्यादा इसकी डेंसिटी है। मतलब अगर समझ लीजिए आपके पास 1 किलो न्यूक्लियस है, 1 kg न्यूक्लियस अगर आपके पास है तो उसका मास इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई भी इंसान उसको उठा नहीं सकता। इंसान क्या, बड़ी बड़ी मशीनें भी उसको उठा नहीं सकती हैं। अब समझ लीजिए वाटर की क्या डेंसिटी होती है, 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसकी क्या डेंसिटी है, 10⁻17। मतलब ये 10⁻14 टाइम्स भारी होगा, ठीक है ना। 10⁻14 टाइम मतलब कितने करोड़ हो जाएगा, कितने 100, कितने हजार, कितने करोड़ हो जाएगा, वो आप समझ नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा भारी होता है न्यूक्लियस। अब अच्छाई क्या है न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा कितनी भी हो तो उसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अभी हमने आपको बताया रेडियस क्या होती है, 10⁻⁻14 मीटर होती है। और मास क्या होता है, इसकी मास की बात नहीं करेंगे, इसका डेंसिटी क्या होती है, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। एक यूनिट बता देता हूं आपको, इसका रेडियस नापने की एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं फर्मी। फर्मी एक यूनिट होती है। फर्मी ने बहुत सारा काम न्यूक्लियर फिजिक्स में किया है, क्लास 12th में ये चीज पढ़ाई जाती है फर्मी के बारे में। तो फर्मी क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स से जुड़े हुए एक साइंटिस्ट हैं, तो इनकी यूनिट है वो -15 मीटर कहलाती है। तो फर्मी का मतलब होता है बहुत छोटी यूनिट है, एंड दैट इज कॉल्ड 10⁻⁻15 मीटर। तो इतनी बात समझ में आ गई हो तो यस सर जल्दी से लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक मैं कमेंट कर दूं किसी को कुछ। तो 34-35 मिनट हो चुके हैं, मैं 5-10 मिनट और पढ़ा पाऊंगा अभी, क्योंकि थकान हो जाती है थोड़ी सी। लगातार 1 घंटा बोलना, 45 मिनट बोलना बहुत टफ होता है, वो भी ऐसे कंडीशन में जब कोई सामने ना बैठा हो, सामने सिर्फ 4 कुर्सियां हो, एक कैमरा लगा हो, ठीक है, और किसी तरीके से उसको टांगा गया हो, तो वो बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं है।
क्लास में पढ़ाना बहुत आसान होता है और ऐसे पढ़ाना थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप सब लोग भी प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हम बता रहे थे डेंसिटी के बारे में, हमने आपको डेंसिटी बताई। हम आपको ये बता रहे थे कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसके फादर कौन है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किया क्या, रदरफोर्ड ने इस न्यूक्लियस की क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी। न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जब उनका सम करते हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब करते हैं, तो उसको बोलते क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहलाता है इनका कॉम्बिनेशन, न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। और अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो आप कहेंगे दिस इज मास नंबर। क्या बोलेंगे, दैट इज मास नंबर। वो क्या होता है, मास नंबर होता है। और अगर बात करी जाए, देखिए अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, इतनी बात तो चलिए हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बताते हैं कि एटम होता कैसा है। तो एटम होता है गोल, ऐसा होता है गोल, गोल मतलब स्फेरिकल होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। ऐसा बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, रोटेट नहीं रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस था, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। पहली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। आगे की शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं उसका एक फॉर्मूला दिया गया है, 2n² दिया गया है। ये सब चीजें सबको पता होंगी, क्लास 10th वालों को पता होगी, क्लास 9th वालों को हम आगे पढ़ाएंगे। तो इतनी बात हो गई। इसके बाद जो हमको बात करनी है वो करनी है एलिमेंट्स की। चलिए अब आगे बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे इसमें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, नहीं तो एलिमेंट्स की बात करेंगे। अब देखिए फिजिक्स पे आ जाते हैं, केमिस्ट्री हो गई, अब थोड़ा फिजिक्स पढ़ लेते हैं। तो एलिमेंट्स की जब बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, एलिमेंट्स होते हैं, अभी तक एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए वो कितने हैं, आप बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि अभी तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। चलिए ठीक, जितने लोग नहीं लिख पा रहे हैं इसका मतलब उनको नहीं आता है। चलिए मैं बताता हूं, अभी तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो है 119 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। और जो 119वां एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, एनीनियम। एनीनियम, ये है एनीनियम। ये कौन सा एलिमेंट है, ये 119th एलिमेंट है, ये उसका IUPAC नेम है। अब ये IUPAC क्या होता है, IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ये क्या करता है, ये नेमिंग करता है, ये बहुत सारी रिसर्चेस करता है केमिकल कंपाउंड्स पे, केमिकल फॉर्मूले पे। तो IUPAC नेम इसका क्या है, एनीनियम है। और अगर देखा जाए 118 वाले का, तो इसका नाम होता है ऑक्टियम। ऑक्टीनियम होता है, ऑक्टियम होता है, एक ही बात है, ठीक है। तो ऑक्टियम होता है इसका, जब आप विकिपीडिया या कहीं और नाम देखेंगे तो इसका ओ से कुछ नाम स्टार्ट होता है, लेकिन इसका जब IUPAC नेम देखेंगे तो इसका है नाम, IUPAC नेम होता है ऑक्टियम। इसके बाद जो हम बात करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं जिसके, देखिए कोई भी एटम होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, उसमें 2 चीज लिखी होंगी, एक चीज नीचे लिखी होती है और एक चीज ऊपर लिखी होती है। जो नीचे होता है वो प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और ऊपर जो लिखा होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। तो ये क्या है, ये है प्रोटॉन्स, और ये क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है कि नहीं। तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन है। तो ये आखिरी टॉपिक बता रहे हैं, इसके बाद खत्म करेंगे, फिर आगे कभी और पढ़ा जाएगा। इसके बाद अलग अलग मैं वीडियोस लेके आऊंगा, तो जो वीडियोस होंगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने की हम लोग कोशिश करेंगे क्लास 10th में। और क्लास 9th में आप बताइए आपको क्या पढ़ना है। अगर आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं तो ठीक है, तो अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। और अगर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है फिर से, तो मैं फिर से बता दूंगा स्टेट्स ऑफ मैटर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वैसे। अब देखिए ये हो गया, जो नीचे लिखा जाएगा इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है मास नंबर। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो आपको बताना है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट is called atomic number. What is mass number? The sum of protons and neutrons present in an element is called mass number.
तो ये सिंपल सी चीज हो जाएगी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब होता क्या है, इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। कैसी चीजों को, अब देखिए कैसी चीजों को आइसोटोप बोलते हैं, जैसे 1H1 है, ठीक है, 1H2 है और 1H। अब देखिए यहाँ पे भी एक ऐसी चीज मैं बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, क्लास 10th वाले को भी नहीं पता होगी। क्लास 10th क्या, मैं कहता हूँ क्लास 12th वाला भी आ जाए, वो भी ये चीज नहीं बता पाएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बस इससे ज्यादा नहीं बता सकता कुछ। अब चलिए ठीक, देखते हैं फिलहाल क्या है। तो देखिए हमने भी आपको बताया कितने एलिमेंट्स हैं, 119 एलिमेंट्स हैं, ठीक। आधो तो ही नहीं पता होगा कितने एलिमेंट्स हैं, बाकी तो चीज छोड़ ही दीजिए। तो 1H1 देखा जाए, 1H2 देखा जाए, 1H3 देखा जाए, ये प्रोटॉन्स है, ये न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर बोला जाए प्रोटॉन्स कितने हैं तो कहा जाएगा 1, ठीक। न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें तो कहा जाएगा 0। अब देखिए ये तीनों क्या है, पहले बता दो ये तीनों क्या कहलाते हैं। इन तीनों का जो ग्रुप है वो कहलाएगा आइसोटोप्स। क्यों कहलाएगा आइसोटोप्स वो भी बता देते हैं, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है। मास नंबर क्या है, वो डिफरेंट है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट रहता है, ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स बोला जाता है। तो देखिए प्रोटॉन्स कितने थे, प्रोटॉन्स थे 1। न्यूट्रॉन्स कितने थे, न्यूट्रॉन्स होता है दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा 0, है कि नहीं। अरे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऊपर वाला था तो 1 था। प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन था 1, तो प्रोटॉन अगर 1 है तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए, कट जाएगा, इनकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। न्यूट्रॉन कितना हो गया, 0। मतलब इसका माइनस ये माइनस ये, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है। दूसरे केस में जब देखेंगे तो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 1। न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है 2। अब चेक करके बताइए न्यूट्रॉन 2 होंगे क्या, कमेंट बॉक्स में लिखिए न्यूट्रॉन कितने हैं। तब तक मैं कुछ कमेंट कर देता हूं बच्चों को, देखता हूं कैसे कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो कुछ लिखता विखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता है। तो मुझे बहुत अच्छे लोग, ऐसे लोग लगते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, जो कमेंट कम से कम करते हैं। तभी कमेंट करते हैं जब कहा जाता है उनसे, ठीक है। तो कमेंट कम करिए, जब कहा जाए तभी करिए, और पढ़ाई करते रहिए। और रेगुलर 4:30 बजे आप आ जाया करिए और देख लिया करिए, कोई ना कोई लाइव वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। तो प्रोटॉन 1 होगा तो यहाँ न्यूट्रॉन होगा कितना, न्यूट्रॉन होगा दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा 1, ठीक। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है 1। न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन हो जाएगा 2, ठीक। अब आपको एक वर्ड सुनाई पड़ेगा कभी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्लास 10th वालों को ये तो पढ़ना ही पढ़ना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, क्योंकि आखिरी जब चैप्टर आप देखेंगे तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करी गई है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में जो फ्यूल यूज होता है, ठीक है, कोयला नहीं यूज होता, फ्यूल क्या यूज होता है, फ्यूल यूज होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे यूरेनियम है जिसके लिए हमेशा लड़ाई होती रहती है, ठीक है। न्यूक्लियर जो बम बना दिए गए हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब चीजें जो होती हैं वो सब कैसे बनती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं वो बताता हूं आपको। ऐसे एलिमेंट्स जिनका किसका रेशियो, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1.5 है, ठीक है, जैसे 1.6 है, 1.7 है, 2 है, 5 है, ये सब चीजें अगर हैं, किसका किसका रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा है, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और आप देखेंगे तो 83 के बाद के जितने हैं, 83 मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 83 है, उसके बाद में जितने एलिमेंट्स हैं सब में ऊपर वाले का मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन दिस, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1.5 आएगा। और वो सब कैसे होते हैं, वो सब होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये याद रखिएगा, 83 के ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए। और अगर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करी जाए तो वो यूरेनियम होता है, यूज को लिखते हैं, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है। तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब कैसे एलिमेंट्स हैं, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। यहां पे भी आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है। ये प्रोटियम है 1H1 वाला। ये क्या कहलाता है, ये ड्यूटीरियम कहलाता है। ड्यूटीरियम से क्या बनता है, ड्यूटीरियम से बनता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, हार्ड वाटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा D2O,
तो D2O किसका फॉर्मूला है? D2O फॉर्मूला है हार्ड वाटर का, और इसका काम क्या होता है? ये कूलेंट की तरह यूज होता है। कूलेंट मतलब ठंडा करने के लिए, किसको? न्यूक्लियर रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कम करने के लिए हम लोग D2O का यूज करते हैं। कभी डीप में बताया जाएगा, न्यूक्लियर फिजन कभी समझाऊंगा, बहुत डीप में बताऊंगा, न्यूक्लियर फ्यूजन भी बताऊंगा तो डीप में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहीं तक रहिए। इसके बाद ये हो गया ड्यूटीरियम, तो ये वाला कहलाता है ट्राइटियम। ट्राइटियम, अब आपने देखा ट्राइटियम के केस में आप देख पा रहे हैं जो रेशियो आ रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, वो क्या आ रहा है? 2/1, मतलब ये क्या है? ग्रेटर देन 1.5 है। क्या है? ग्रेटर देन 1.5 है कि नहीं है? और क्योंकि ग्रेटर देन 1.5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइटियम कैसा एलिमेंट है? ट्राइटियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले टर्न पे हम लोग, जैसा आप बता रहे हैं अभी, आप कमेंट अब लिख सकते हैं। तो क्लास 10th के लिए तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। चार्जेस से स्टार्ट करेंगे, चार्जेस को पढ़ेंगे, फिर करंट को पढ़ेंगे, फिर हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। और क्लास 9th के लिए हम लोग मैटर भी स्टार्ट कर सकते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आप कहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है, उस हिसाब से हम स्टार्ट कर देंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।